हेलो। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक हैं, बढ़िया हैं, बेहतरीन हैं, स्वस्थ भी हैं और इसके साथ-साथ आप अपना फ़ोकस लगातार अपनी पढ़ाई पर बनाए हुए हैं और इसके साथ यह भी उम्मीद करता हूं कि ये जो प्लेटफ़ॉर्म सिविल सर्विस एकेडमी जिसकी शुरुआत हमारी टीम की तरफ से की गई है, ये आपकी तैयारी में निश्चित ही एक सहयोग प्रदान कर रहा होगा। पिछले सेशंस में कुछ स्पेसिफिक ज्योग्राफी के टॉपिक्स पर हम लोगों ने बात की। उसी क्रम को और आगे बढ़ाते हुए आज एक नए सेशन के साथ मैं ऋषभ सिंह आप सारे भाई-बहनों का इस धमाकेदार सेशन में स्वागत करता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने जाना था कि वास्तव में ज्योग्राफी है क्या? ज्योग्राफी की शुरुआत कहाँ से होती है? ज्योग्राफी एक विषय के तौर पर सिविल सर्विसेज में क्या मायने रखता है, क्या महत्व रखता है? नेक्स्ट सेशन में उसके आगे वाले सेशन में हम लोगों ने ये जाना कि ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स इसको हम लोग कहते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक बात भ्रम होती है कि ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, भूगोल पढ़ रहे हैं तो भूगोल की शुरुआत पृथ्वी से ही होनी चाहिए जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। जब हम भूगोल को पढ़ते हैं तो पहले चैप्टर पहला कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ते हैं वो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को पढ़ते हैं। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को समझाने के लिए बहुत सारे ज्योग्राफर्स ने अपने अलग-अलग विचार, अलग-अलग सिद्धांत, अलग-अलग परिकल्पनाएँ दी। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण परिकल्पना बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत को हम लोगों ने विस्तृत रूप से पिछले सेशन में पढ़ा। आज का ये जो सेशन है, बिग बैंग थ्योरी के अलावा जो दूसरी इम्पोर्टेंट परिकल्पनाएँ, थ्योरीज़, सिद्धांत या जिसको हम लोग कह सकते हैं पोस्टुलेट्स, ये कौन-कौन सी हैं, उन सब पर हम लोग बात करने वाले हैं। वैसे तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझाने के लिए बहुत सारी परिकल्पनाएँ, बहुत सारी थ्योरीज़, बहुत सारी हाइपोथेसिस दी गई हैं, लेकिन सिविल सर्विसेज़ आपसे सारी नहीं पूछता, उसके लिए केवल जो मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण परिकल्पनाएँ हैं, जो बिग बैंग थ्योरी के अल्टरनेटिव में रखी जा सकती हैं वास्तव में, सिर्फ़ उन पर ही हमें विचार करना है और उनको ही हमें पढ़ना है। बिना देर किए आज हम लोग शुरू करते हैं। एक छोटी-सी रिक्वेस्ट आप सारे भाई-बहन से मैं ये करता हूँ कि आप अपने से एक पेन और एक कॉपी लेकर ज़रूर बैठें, ताकि जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी की सारी अगर आपके दिमाग में एक बार में चली जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नोट डाउन करते हुए इसलिए चलना है क्योंकि आगे आने वाले समय में जब सिलेबस विषय के ओवरलोड की वजह से लगातार इनफ्लो की वजह से इन्फॉर्मेशन के जब माइंड रिकॉल ना कर पाए तो उन नोट्स का सहारा लेकर आप वास्तव में दोबारा से उस इन्फॉर्मेशन को इस प्लेटफ़ॉर्म से दी गई इस जानकारी को रिकॉल कर पाएँ, जो आपके एग्ज़ामिनेशन में आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सके। ठीक है? चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। तो क्या टॉपिक है आज का हमारा? अदर थियरीज़ ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स में मैंने एक इम्पोर्टेंट थ्योरी तो आप सबको बता दी थी, जिसमें से मैंने बिग बैंग थ्योरी के बारे में विस्तृत चर्चा एक आप सारे भाई-बहन के साथ की हुई और बताया भी था कि कैसे इनके हिसाब से कौन-कौन से प्रिजम्पशंस लिए गए और इनकी सिद्धांत के पक्ष में कौन-कौन से तर्क दिए जा सकते हैं और इसकी खामियाँ जो हैं, इसकी कमियाँ हैं, वो कौन-कौन सी हैं। अगली जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है, जिसको हम लोग कहते हैं स्टेडी स्टेट थ्योरी, सतत अवस्था सिद्धांत। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ेंगे आज हम लोग साइक्लिक यूनिवर्स थ्योरी। ये सब क्या है? इनमें कौन-कौन सी परिकल्पनाएँ हैं? इनके प्रोस और कॉन्स क्या-क्या हैं? इन सब पर आज हम लोग विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहली हमारी जो थ्योरी है, वो है आपकी स्टेडी स्टेट थ्योरी। स्टेडी स्टेट का मतलब होता है हमेशा एक जैसे रहने वाला। स्टेडी का मतलब होता है लगातार एक ही अवस्था में रहने वाला। जो भी यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट है, ये जो दिया गया है इसको स्टेडी स्टेट थ्योरी कहते हैं। समझ में आता है? इसका कोर आइडिया क्या है? मतलब ये थ्योरी क्या प्रिज्यूम करके चलती है? सतत अवस्था सिद्धांत स्टेडी स्टेट थ्योरी अपने आप में ये मान के चलती है कि आपका जो ब्रह्मांड है
इसका कोई भी आदि और अंत नहीं है, बल्कि ये एक लगातार फ्लो की तरह से चलने वाली एक सत्ता है। मतलब अपने आप में एटर्नल है, जिसकी कोई भी बिगिनिंग और कोई भी एंड नहीं, ठीक है? तो पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इसकी ये है, ये मानता है कि नो डेफिनिट बिगिनिंग एंड एंड। नो एंड एंड नो बिगिनिंग, जिसकी शुरुआत नहीं है, उसका अंत भी नहीं है, लगातार एक जैसी फ्लो स्टेट में रहता है। क्लियर है? इट इज एटर्नल एंड अनचेंजिंग इन लार्ज स्केल अपीयरेंस। इसका मतलब ये है कि जब हम छोटे तौर पर देखते हैं तो ब्रह्मांड बनते बिगड़ते हैं, ब्रह्मांड नहीं, गैलेक्सियां जिसको हम आकाशगंगा या मंदाकिनी कहते हैं, सोलर सिस्टम्स, सौरमंडल, ये बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन यूनिवर्स एज अ होल अनचेंजिंग है, वो जैसा था वैसा ही रहता है, टोटल मास टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, ये इनका मानना है। इसके साथ साथ एज द यूनिवर्स एक्सपेंड्स, न्यू मटेरियल इज कंटिन्यूअसली क्रिएटेड टू मेंटेन कांस्टेंट डेंसिटी। अब क्योंकि बिग बैंग थ्योरी ने एक चीज में बताई हुई थी आप सबको कि लगातार जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रहा है, रेड शिफ्ट फेनोमेना एक मैंने आपको बताई थी, रेड शिफ्ट की जो घटना जिसको हम लोग कहते हैं वो बताई थी मैंने आपको, तो उसको भी काउंटर करना जरूरी है इस थ्योरी को साथ में रखने के लिए। तो इन्होंने, क्योंकि एक्सपेंशन की जो बात है, एक्सपेंशन की बात बिग बैंग थ्योरी पहले कर चुकी थी। अब इस एक्सपेंशन को भी जस्टिफाई और इंक्लूड करने के लिए इस स्टेडी स्टेट थ्योरी में एक चीज बात की गई कि जैसे ही आपका जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड होता है, तो इस एक्सपेंशन में कंटिन्यूअसली, जिसको हम लोग कहते हैं मैटर और एनर्जी, ये फिल होती जाती है। मतलब सीधी सी बात ये है, कहीं डिस्ट्रक्शन चल रहा है, कहीं क्रिएशन चल रहा है, कहीं का डिस्ट्रक्शन से रिलीज एनर्जी, कहीं क्रिएशन में जाके काम करने लगती है, ठीक है? टोटल कांस्टेंट रहती है। की प्रोपोनेंट्स कौन-कौन से थे, किस-किसने ये दिया था, तो आपको ये नाम याद रख लेना बेहद जरूरी है, ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है? तो फ्रेड हॉयल नंबर 1, हरमन बॉन्डी एंड थॉमस गोल्ड 1948 में दी गई थी, ये ध्यान रखिएगा। फ्रेड हॉयल, हरमन बॉन्डी एंड थॉमस गोल्ड। ये थोड़ी-सी फिलॉसफिकल दृष्टि से भी है, क्योंकि बहुत सारे सिद्धांत ऐसे भी हैं विभिन्न धर्मों में जो ये कहते हैं कि इसका कोई बिगिनिंग और एंड नहीं है, लगातार एक जैसी चलता है, लगातार एक जैसा रहता है। तो थोड़ा-सा फिलॉसफी के टर्म्स भी हैं और साइंटिफिक टेम्परामेंट भी है इस थ्योरी के अंदर। आइए, क्योंकि अब मैंने कोर आइडिया आपको बताया और किसने ये सिद्धांत दिया है, इस चीज पर हम लोग बात कर सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि इसके पक्ष में और विपक्ष में कौन-कौन से तर्क, कौन-कौन से एविडेंसेस दिए जा सकते हैं। What are the arguments those can be supplied in its favor and against it? इस चीज पर हम लोग बात करते हैं। तो सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स जो है इसका, वो ये है कि इट अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन द ऑब्जर्व्ड एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया था कि जो एक्सपेंशन वाली चीज है, इसके बारे में बिग बैंग थ्योरी ने अपने हिसाब से डील किया था, इसको इसने अपने लय में अपने नई परिकल्पना के हिसाब से बताया, कुछ नई प्रिजम्पशंस को लेकर, ठीक है? तो पहली चीज इसमें उन्होंने ये की कि कोई भी, और हाँ, थोड़ा-सा जबकि जबकि हम बिग बैंग और स्टेडी स्टेट की एक तुलना जो है, इन दोनों में अंतर क्या है, इस चीज को थोड़ा-सा आगे देखेंगे। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द स्टेडी स्टेट थ्योरी एंड बिग बैंग थ्योरी? बिग बैंग थ्योरी, it proposes that there was a definite beginning and the name of that beginning was singularity. But the steady theory completely denies the concept of the beginning and end. It says rather that the universe is in the flow, continuously creates and destroys, but the constant energy and matter remains the same. It maintains the perfect cosmological principle. Perfect cosmological principles का मतलब ये होता है कि हर एक जगह पर, हर एक समय पर यूनिवर्स एक जैसे तरीके से विद्यमान रहता है। दिस इज कॉल्ड परफेक्ट कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल। अब जब फिलोसफी को पढ़ते हैं आप, फिलॉसफी को पढ़ते समय कुछ आर्ग्यूमेंट्स आते हैं जो इस ब्रह्मांड के साथ साथ ईश्वर की स्थिति अथवा उसकी विद्वत्ता, इसको समझाने के लिए उसके पक्ष में दिए जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट। फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट ये कहता है कि क्योंकि ये ब्रह्मांड बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और
एक परफेक्ट वे में बना हुआ है, तो डेफिनिट सी बात है, कोई ना कोई इसको बनाने वाला रहा। ये परफेक्ट कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल फिलॉसफी से थोड़ा-सा रिलेटेड है, जिसको साइंटिफिक टेम्परामेंट की मदद से अल्फ्रेड हॉयल, हरमन बॉन्डी और थॉमस गोल्ड नाम के इन 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर 1948 में समझाने की कोशिश की और ये परिकल्पना दी जिसको हम लोगों ने स्टेडी स्टेट थ्योरी। ये तो कुछ सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स थे। चैलेंजेस क्या है इनके लिए? क्योंकि बिग बैंग थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस जो था, वो था CMBR, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी हुआ था कि जब टेम्परेचर बढ़ा तो टेम्परेचर के फॉर्म में जो एनर्जी पूरे यूनिवर्स में भर गई थी, वो माइक्रोवेव के फॉर्म में थी, विच इज इनविजिबल फ्रॉम बेयर ह्यूमन आई। इसको हम लोग देख नहीं सकते। विजिबल लाइट बाद में बनी, पहले जो इंफ्रारेड लाइट बन गई थी, पूरे में फैल गई जो माइक्रोवेव लाइट थी, वो लाइट भरी हुई है, आज भी उसको एक्सपीरियंस किया जाता है साइंटिफिक डिटेक्टर्स की मदद से। तो ये जो लाइट है, ये थोड़ी-सी, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ दिस CMBR एट द वेरी लीस्ट सजेस्ट द theory of Big Bang more than the steady state theory, which does not recognize the presence of CMBR, or even if it recognizes, then it does not talk about it. तो सबसे बड़े चैलेंज इसके लिए CMBR बना हुआ है, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। समझ में आ गया? इसके बाद ऑब्जर्वेशन ऑफ डिस्टेंट गैलेक्सीज एंड क्वेश्चंस टू इवोल्यूशन ओवर टाइम। लेकिन एक चीज को आप थोड़ा सा समझिएगा कि क्योंकि इन्होंने एक चीज ये बात की है कि कंटिन्यूअसली एक्सपेंशन होता रहता है, कंटिन्यूअसली मैटर बनता रहता है। हम लोगों ने इवोल्यूशन को तो देखा, इवोल्यूशन को तो हम लोगों ने समझा, लेकिन इस इवोल्यूशन के साथ कंटिन्यूअसली मैटर क्रिएट हो रहा है, जो इन्होंने दूसरी बात की, कंटिन्यूअसली क्रिएशन ऑफ मैटर, इसके साइंटिफिक एविडेंसेस अभी तक नहीं मिले। साइंटिफिक एविडेंसेस अभी तक नहीं मिले, हो सकता है आगे मिले, लेकिन अभी तक नहीं मिले। ये इनके लिए एक चैलेंज बना हुआ है। ठीक है, लैक ऑफ एविडेंसेस फॉर कंटिन्यूअस मैटर क्रिएशन। क्लियर हो गया ये? तो ये कुछ इससे क्रिटिसिज्म है, ये चैलेंजेस जिसको इन्होंने ठीक से समझा नहीं पाया, इस सिद्धांत ने, इस स्टडी स्टेट थ्योरी ने नहीं समझा पाया। तो मैंने आपको स्टडी स्टेट थ्योरी के बारे में क्या चीजें बताई? पहली चीज तो थी कि उसका कोर आइडिया क्या है, कोर आइडिया के साथ साथ उसके प्रोपोनेंट्स कौन है, उसके प्रतिपादक कौन है, जिन्होंने वो थ्योरी दी है। इसके बाद उसके एविडेंसेस क्या है, एविडेंसेस के साथ उसके चैलेंजेस क्या है। ठीक है, तो मैं पर्याप्त मात्रा में आपको एज अ नोट्स की तरह से ही काफी कंटेंट आपके लिए लिख के आ रहा हूँ, ताकि जो भी भाई बहन हमारे हैं, वो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें, तो ये नोट्स स्क्रीनशॉट्स जो है, उनके लिए नोट्स की तरह से बेहतर काम कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखते हुए इस पूरे के पूरे प्रेजेंटेशन को डिजाइन किया गया। आगे चलते हैं। अब स्टडी स्टेट थ्योरी के बारे में इतनी चर्चा सिविल सर्विसेज के लिए पर्याप्त। आगे दूसरी थ्योरी पर बात करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं साइक्लिक। हाँ, एक चीज और इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी, जिस चीज की मैंने बात बताई हुई थी आपको, कि जो बिग बैंग थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी हर एक थ्योरी के लिए कुछ ना कुछ कॉन्ट्रडिक्शन रखी हुई है अपने पास। तो बिग बैंग के साथ दूसरी थ्योरी का कंपैरिजन सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिग बैंग थ्योरी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी के रूप में सामने आती है। दोनों में क्या दिक्कत है, इस चीज को समझ लेते हैं, अंतर क्या है। जैसे कि स्टडी स्टेट थ्योरी का मानना है कि जो ब्रह्मांड है वो सतत है, एटर्नल, जिसका ना तो कोई बिगनिंग है ना कोई अंत है। लेकिन बिग बैंग थ्योरी कहती है कि ये फाइनाइट है, मतलब इसकी एक शुरुआत हुई थी और उस शुरुआत की डेट भी इसने बताई हुई थी, 13.8 अरब वर्ष पहले, 13.8 बिलियन ईयर्स है। क्लियर हो गया? तो पहला, फाइनाइटनेस एंड इनफाइनाइटनेस, वेयर द स्टडी स्टेट थ्योरी क्लेम्स दैट यूनिवर्स इज इनफाइनाइट और eternal. Big Bang theory says no, it's not like that. It has a definite beginning which started from singularity explosion called Big Bang, dated 13.8 billion years ago. मैटर क्रिएशन कंटिन्यूअस कह रहा है, क्योंकि लगातार एक्सपेंड हो रहा है और कहते हैं कि लगातार मैटर बन रहा है। लेकिन उसने एक बार बताया था कि 13.8 ईयर वर्ष बाद प्लैंक टाइम के बाद एनर्जी, एनर्जी के बाद मैटर बना, एक बार बना था, वो कंटिन्यूअसली वही है। CMB प्रेडिक्शन, कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन, इसने नहीं बताया, इसने बताया था।
लार्ज स्केल स्ट्रक्चर अनचेंजिंग, उन्होंने कहा है कि यूनिवर्स एज अ होल अनचेंज्ड है, इसने कहा लगातार बढ़ रहा है। ऑब्जर्वेशनल सपोर्ट इसके पक्ष में कमजोर है, इसके पक्ष में ज्यादा मजबूत है, जैसे कि रेड शिफ्ट, और रेड शिफ्ट के साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो है CMBR, और इसके साथ साथ कुछ और नई चीजें खोज हो रही है जैसे ब्लैक होल्स वगैरह है, वो भी कहीं ना कहीं इसकी चीज को समझाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं हम लोग अपनी साइक्लिक यूनिवर्स थ्योरी पर। साइक्लिक का मतलब होता है, आप सब समझ लीजिए थोड़ा सा, हिंदी में इसको कहेंगे चक्रीय ब्रह्मांड। इसका मतलब यह है, चक्र का क्या मतलब होता है, साइकिल। साइकिल का मतलब ही यही होता है कि कोई भी चीज ना तो शुरू कहीं से हुई है और ना ही वो खत्म हो रही है, वो लगातार एक के पीछे एक दूसरे का अनुसरण करते हुए अपनी पूरी की पूरी फीडबैक बनाते हुए कंप्लीट एक साइकिल, एक परफेक्ट ऑर्डर बनाती है जिसकी कोई भी डेफिनेट बिगिनिंग और एंड नहीं होता। लगभग ऐसा ही है। ये स्टडी स्टेट थ्योरी से कैसे अलग है, इस चीज पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। बिग बैंग थ्योरी के सामने ये किस प्रकार अपने आप को प्रस्तुत करती है, इस चीज पर भी देखेंगे। अभी जानते हैं कि इसका कोर आइडिया क्या है, इसके साथ साथ इसके पक्ष में दिए जाने वाले तर्क और वितर्क या कुतर्क जिसको कह सकते हैं वो कौन कौन से हैं। पहली चीज, कोर प्रिंसिपल क्या है, ये कहता है कि यूनिवर्स एक्सपीरियंसेस रिपीटेड साइकिल्स, किस चीज की, ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। जब ये एक्सपेंशन की बात करता है तो ये रिकॉग्नाइज करता है बिग बैंग को, ये कहता है कि बिग बैंग से ही शुरू हुआ। तो कहीं ना कहीं इसने अपने आप को एज अ लॉयर डिफेंड किया। समझ पा रहे हैं, ये थोड़ा सा ज्योग्राफी से चीजें थोड़ी सी कम है, लॉयर की तरह से थोड़ा सा ज्यादा पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें। क्यों? क्योंकि जो आपकी बिग बैंग थ्योरी थी उसके सपोर्ट में काफी एविडेंस थे, उन सारे एविडेंस को भी अपने आप में इंक्लूड करके ये कह दिया गया कि ये जो यूनिवर्स है ये बिग बैंग से शुरू हुआ है। मान लिए इस चीज को, लेकिन बिग बैंग है तो आगे एक और स्टेज जोड़ दी गई जिसको कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, बिग क्रंच। और बिग क्रंच और बिग बैंग के बीच में बिग बाउंस, तीन स्टेजेस में इस यूनिवर्स को समझाया गया है। बिग बैंग कहता है कि यहाँ से शुरू होगा, एक्सपेंशन होगा। बिग क्रंच कहता है कि एक्सपेंशन के बाद एंट्रोपी खत्म होने पर इसके बाद वास्तव में कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा, फिर वो बॉल बन जाएगी। तो बॉल से ही एक्सप्लोजन और वास्तव में फिर से पूरा मैटर बॉल, और फिर ये लगातार ये चलता रहता है। इसी को कहते हैं साइक्लिक यूनिवर्स। क्लियर? बिग बैंग का मतलब क्या हो गया आपका, ये बॉल और इसका एक्सप्लोजन, बॉल का एक्सप्लोजन। और बिग क्रंच का मतलब है बॉल का बन जाना, कॉन्ट्रैक्शन उसका। ठीक है, तो ये दो साइकिल में चलती है और ये साइकिल ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स की है। इसलिए और एक चीज और इसमें बताई गई कि नो ट्रू बिगिनिंग और एंड, क्योंकि साइकिल है तो कोई भी ट्रू बिगिनिंग और एंड नहीं। अब इसके पक्ष में एक और बहुत ही आधुनिक सिद्धांत जो आया है, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रेन, BRAIN वाला ब्रेन नहीं, BRANE, ब्रेन यूनिवर्स। ब्रेन यूनिवर्स का मानना ये है कि जैसे हम लोग हैं, हम लोग एक यूनिवर्स में रहते हैं और इसमें डायमेंशंस हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसके साथ भी और भी डायमेंशंस मौजूद हो सकती हैं, जैसे आइंस्टीन ने टाइम को लिया हुआ है। तो ये डायमेंशंस मौजूद है। एक हाई डायमेंशन वाला यूनिवर्स है, उसमें बहुत सारे ब्रेन्स स्टेजेस हैं, उन स्टेजेस को ब्रेन कहा गया है। दो ब्रेन के कोलिजन से, एक्सपेंशन से, दो कोलिजन से जो कोलिजन हुआ, उस कोलिजन के रिजल्टेंट जो फॉर्मेशन होता है वो नई नेबुला, नई गैलेक्सीज और नई यूनिवर्स का होता है। ये बताया गया था कि इनफाइनाइट यूनिवर्स में ये फ्लक्चुएशंस की वजह से, ब्रेन कोलिजन्स की वजह से यूनिवर्स बनते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज भी इसने समझाई। तो इसके मॉडर्न वर्जन कुछ आए हैं जिसको हम लोग कहते हैं एफ पायरोटिक मॉडल एंड ब्रेन कोलिजन्स। समझ में आ गया? तो ये ब्रेन को कंफ्यूज नहीं होना है, ये ब्रेन का मतलब है स्टेजेस या स्टेज, स्टेज टाइम के संबंध में नहीं, स्टेज इस टाइप से, जैसे एक है, दो है, तीन है, इस टाइप से स्टेजेस। ठीक है, और हायर डायमेंशनल स्पेस है। और इस ब्रेन को इस वाले ब्रेन से कंफ्यूज एकदम नहीं करना है। क्लियर? ये ब्रेन अलग चीज है। ठीक है, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रूट्स। अब इसके संबंध में एक चीज थोड़ी सी अच्छी है,
क्योंकि आप जब हिंदू, क्रिश्चियन अथवा यहूदी इन तीनों ही धर्मों को पढ़ते हैं, ये तीनों ही धर्म इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर बात करते हैं, कहाँ से बना। और जब हम हिंदुइज्म की स्पेसिफिकली बात करते हैं, तो उस हिंदुइज्म में कई पुराण ऐसे हैं जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति को वास्तव में समझाने का प्रयास करते हैं कि ब्रह्मांड कैसे बना। तो हिंदुइज्म की जो पुराण वाली फिलॉसफी है, पुराण वाला जो दर्शन है, वो इसी बात को मानता है कि इसकी कोई भी बिगिनिंग और एंड नहीं। और आप सब जानते हैं जिसको लय और प्रलय कहते हैं। लय की अवस्था में जो होता है ब्रह्मांड कंटिन्यूअसली बन रहा होता है, और प्रलय की अवस्था में फिर उसका डिस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है। तो लय और प्रलय ये कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं समय के साथ। ठीक है, समय इन दोनों ही चीजों में विद्यमान रहता है। समय को कह सकते हैं दिस इज द फोर्थ डायमेंशन। इसका नाश इन ब्रह्मांड के नाश के साथ नहीं होता, अलग कोई चीज रही होगी। तो हिंदुइज्म इसको ऐसे अटेम्प्ट करता है समझाने का, कहता है, बहुत सारे पुराणों में ये बात की भी गई है। ब्रह्म और ब्रह्मांड दोनों ही पुराण हैं। ब्रह्मांड स्पेसिफिकली एक पुराण का नाम है, मैं आपको बता दूं। उस पुराण में स्पेसिफिकली इसी चीज पर बात की गई। ठीक है, तो यूनिवर्स कैसे बना। और इसके साथ साथ जब भी आप किसी दैवीय सिद्धांत वाले पुराण को पढ़ते हैं, चाहे वो भगवान विष्णु का हो, भगवान शिव का हो, इन दोनों ही पुराणों में यूनिवर्स की उत्पत्ति को साथ में समझाने का प्रयास किया गया है। कुछ कहते हैं कि शिव तत्व से ब्रह्मांड बना है, और कुछ कहते हैं कि विष्णु तत्व से ब्रह्मांड बना है। तो दोनों ही एक ही सत्ता को बताती हैं, लेकिन कहते हैं कि ब्रह्मांड बनाया गया है, और ये ब्रह्मांड क्षय होता है। मतलब ब्रह्म की सत्ता जो है, भगवान की सत्ता जो है, उसको स्टेगनेंट मानते हुए इस ब्रह्मांड की सत्ता को लय और प्रलय की सीमाओं में बांधा गया है। समझ में आ गया। तो ये हिंदू कॉस्मोलॉजी, ग्रीक फिलॉसफी और मॉडर्न फिजिक्स की, जिसको हम लोग कहते हैं, अभी जो मैंने समझाया, इन तीनों को ही बराबर तरीके से समझाता है। तो इसके ज्यादा क्रिटिक्स नहीं है, बहुत ज्यादा विवादित बयान इसने कोई नहीं दिया, जैसे कि बिग बैंग ने दिया हुआ। ठीक है, तो इस डिस्क्राइब्स द वास्ट साइकिल, जिसको कल्प कहा जाता है, क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन। कल्प आप सब समझते होंगे, कल्प होते हैं, फिर युग होते हैं, इन सब की अपनी मर्यादाएं, अपनी सीमाएं होती हैं, और ये चलते हैं। ग्रीक फिलोसफी में एम्पिडोकल्स, हेरक्लिटस एंड अदर एनविजनेट साइक्लिक टाइप्स। तो ग्रीक फिलोसफी में भी इन सारी चीजों की बात की गई है। अब हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ज्योग्राफी से रिलेट करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था, तो मैंने आपको ये बता दिया कि इसकी हिस्टोरिकल और कल्चरल रूट्स। आगे बात करते हैं कैसे। तो उन्होंने एज अ इमेज थोड़ा सा समझाने की ये कोशिश की है कि ये जो पॉइंट है, ये इधर, यहाँ से शुरू करते हैं। ये जो पॉइंट है, यहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन होके वापस से ये कॉन्ट्रैक्शन होगा, और कॉन्ट्रैक्शन होके फिर यहाँ बॉल बनेगी, फिर ये एक्सप्लोड करेगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा, और फिर बॉल बनेगी, फिर एक्सपेंशन और फिर कॉन्ट्रैक्शन। इसको कहते हैं बिग बैंग। और इस वाली प्रोसेस को, जहां पर ये बॉल बनती है वापस आके, इसको कहा जाता है बिग क्रंच। ये पूरे कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, मतलब एक इयॉन इस जगह पे बनेगा, फिर क्रॉस ओवर, फिर इयॉन, फिर क्रॉस ओवर, फिर इयॉन, फिर क्रॉस ओवर। ये कंटिन्यूअस साइकिल चलती रहती है, ये चक्र सतत रूप से चलता है। साइंटिफिक रैशनल एंड फ्यूचर। साइंटिफिक रैशनल तो इसके बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये फिलोसफिकल तरीके से थोड़ा समझाने का प्रयास करता है। पहली चीज तो ये हो गया, इट अटेम्प्ट्स टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ यूनिवर्सेस ओरिजिन एंड फेट। क्योंकि जब हम बिग बैंग थ्योरी को सच मानते हैं, तो उसके साथ जुड़ी हुई एक समस्या भी हमें सामना करना पड़ती है, जिसको हम लोग कहते हैं कि अगर ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग से हो रही है, 13.8 बिलियन ईयर्स अगो होती है, तो उत्पत्ति एक डेफिनेट बिगिनिंग है, इसकी शुरुआत है। तो इसका अब अंत कब होगा। तो अंत वाली चीज को समझने के लिए इसके पीछे एक बहुत बड़ी समस्या और बहुत सारे साइंटिफिक एविडेंसेस की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब हम इस थ्योरी को मान लेते हैं, तो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसके अंत, मतलब ब्रह्मांड के पूरे ही फेट के बारे में कोई भी चीज स्पेसिफिक रूप से बतानी नहीं पड़ती। आप सब एक्सप्लोजन करते रहिए, अपने आप में एक्सपीरियंस करते रहिए, ऑब्जर्वेशंस की मदद से आपको पता लगता रहेगा। लेकिन आप दो फाइनाइट चीजों में बंधे होंगे, जिसको बिग बैंग और बिग क्रंच कहेंगे। कुछ एविडेंसेस ऐसे ढूंढेंगे जो बिग बैंग को सपोर्ट करेंगे, और कुछ बिग क्रंच को सपोर्ट करेंगे। It seeks to explain the homogeneity and isotropy of the universe without a singular beginning. Isotropy का मतलब होता है जब आप हर जगह एक जैसा समान रूप से विद्यमान, इस चीज को भी समझाने का थोड़ा सा प्रयास करता है ये। अब
एक चीज और थोड़ा समझते हैं। एक इसमें एक चीज आएगी, जिसको एक शब्द है, थोड़ा सा फिजिक्स का है, क्लास 11th के बच्चे और 12th के बच्चे भी बेहतर समझ पा रहे होंगे। एंट्रोपी। इसको थोड़ा सा सामान्य शब्दों में यदि हम बात करें तो इसको कहते हैं डिसऑर्डर। कोई भी सिस्टम जब बनता है तो उस केस में डिसऑर्डर सबसे कम होता है। डिसऑर्डर मिनिमम होता है क्रिएशन के टाइम, और डिस्ट्रक्शन के टाइम पे वो डिसऑर्डर बढ़ जाता है एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो एंट्रोपी जिसको कहते हैं, एंट्रोपी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जब आप पढ़ते हैं तो वो ये कहता है कि एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाते समय कुछ ना कुछ लॉस होता है। 100% एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती। इस एनर्जी ट्रांसफर का जो लॉस होता है ये एंट्रोपी कहा जाता है। हर एक सिस्टम एफिशिएंट नहीं है 100%। ये लॉस जो होता है इसकी वजह से वास्तव में एक स्टेज के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स तो इस चीज को कहता है, फिजिक्स को कहती है, और इसके एविडेंसेस भी है। लेकिन इसने कहा है कि शुरुआत होगी और अंत हो जाएगा। शुरुआत और अंत की बात नहीं की, सीधा चक्र बनाया एक कि इधर से इधर तक कंटिन्यूअसली चलेगा और फिर शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर ये एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट गायब हो जाएगा। खत्म भी तो होना चाहिए क्योंकि एंट्रोपी बढ़ रही है लगातार। ये चीज नहीं समझा पाता। ऑब्जर्वेशनल एविडेंसेस, क्योंकि एक्सपेंशन के पर्याप्त मौजूद उदाहरण है हमारे पास, सबूत भी है, लेकिन अभी तक कॉन्ट्रैक्शन का कोई भी सबूत देखने को नहीं मिला है। ये बिग बैंग से रेडशिफ्ट देख रहे हैं, सारी चीजें देख रहे हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन का सबूत नहीं देखने को मिल पा रहा है कि कहाँ पर ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि बहुत सारी दूर की चीजें देख चुके हैं हम लोग। डिस्टेंट गैलेक्सीज को देख चुके हैं, हर एक जगह पे ऑब्जर्व कर चुके हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन नहीं दिख पा रहा। कहीं ना कहीं ये चैलेंज इसके लिए बना। कॉन्ट्रैक्शन की डायरेक्ट एविडेंसेस कोई नहीं। इसके साथ साथ कि क्यों, जब इसके पास इतने फ्लॉ हैं तो क्यों इसको माना जाए। इसके पक्ष में दूसरी थ्योरीज, इसके साथ साथ जो दूसरी थ्योरीज अवेलेबल हैं जो बेहतर समझा पा रही हैं चीजों को, उनके ऊपर रिलाई है। तो इसके साथ compete करने के लिए इससे ताकतवर थ्योरीज हैं, बिग बैंग थ्योरी वगैरह। ठीक है, थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं। साइक्लिक यूनिवर्स कहता है इनफाइनाइट, क्योंकि साइकिल्स में चल रहा है। बिग बैंग थ्योरी फाइनाइट मानती है, और स्टेडी स्टेट थ्योरी भी इनफाइनाइट एटर्नल कहती है, सतत। ओरिजिन, साइक्लिक थ्योरी भी नहीं कहती कि कोई ओरिजिन है। स्टेडी स्टेट थ्योरी भी कहती है कि कोई ओरिजिन नहीं है, लेकिन बिग बैंग थ्योरी कहती है सिंगल ओरिजिन है। लेकिन साइक्लिक यूनिवर्स के साथ ये है कि साइक्लिक यूनिवर्स बिग बैंग को अपने अंदर समेटे हुए है, क्योंकि ये बिग बैंग की बात पहले से करता है बिग क्रंच के साथ साथ। ठीक है, तो इसमें बिग बैंग प्लस बिग क्रंच दोनों की बात होती है, इसमें ऑलरेडी है। फेट क्या है कि रिपीट साइकिल, लगातार बिग बैंग बिग क्रंच चलता रहता है। एक्सपेंड्स फॉरएवर और कोलैप्सिस, पता नहीं चलता कि वो लगातार बढ़ेगा कि क्या होगा, पता नहीं है। ऑलवेज सेम, ये कहता है लगातार एक जैसा रहता है। एंट्रोपी प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि इंक्रीज होती है, इसमें भी एंट्रोपी इंक्रीज होती है। ये कह रहे हैं कि एंट्रोपी कॉन्सेप्ट कांस्टेंट रहती है, मतलब डिसऑर्डर एक जैसा रहता है, कभी खत्म नहीं होने वाला यूनिवर्स। ठीक है, लिमिटेड स्ट्रॉन्ग एंड वीक एविडेंसेस फ्रॉम साइंस। क्लियर। ये एक डिफरेंस या कंपैरिजन जिसको हम लोग कह सकते हैं, इसके बारे में आगे थोड़ी सी बात करते हैं। जब हम साइक्लिक यूनिवर्स थ्योरी को देखा हम लोगों ने, साइक्लिक यूनिवर्स थ्योरी में इसके कोर प्रिंसिपल्स कौन कौन से थे। तो पहली चीज है रिपीटेड एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, नंबर 1। नो ट्रू बिगिनिंग और एंड, नंबर 2। साइकिल्स लास्ट ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स, इन चीजों पर बात की। हिस्टोरिकल रूट्स भी मैंने आपको बताई कि फ्रीडमैन, टोलमैन, ग्रीक फिलोसफर्स, एम्पिरिकल्स और हिंदू कॉस्मोलॉजी, कल्प्स की बात हो रही है। ये सारी की सारी चीजें जो है इसकी हिस्टोरिकल रूट से भी कनेक्टेड है। मॉडर्न मॉडल्स भी बताए थे मैंने, ब्रेन कोलिजन या एक्रिप्टिक यूनिवर्स, पैरोटिक यूनिवर्स जो है, और ब्रेन कोलिजन, ये दोनों ही चीजें कहीं ना कहीं समझाती हैं इसी प्रिंसिपल के बेस। ठीक है, साइंटिफिक फीचर्स, यूनिवर्स, जो यूनिवर्स है उसकी ओरिजिन और उसके जो एंड है उसका डिस्ट्रक्शन है, इन दोनों को ही समझाने की कोशिश करता है। इसके साथ साथ होमोजेनिटी को बताता है और एंट्रोपी चैलेंज के बारे में बात करता है। एंट्रोपी चैलेंज की बात कैसे करता है आप समझिए थोड़ा सा। एंट्रोपी का ये कहता है कि अगर एंट्रोपी क्रिएशन के साथ साथ बढ़ती है तो वो डिस्ट्रक्शन में आती है। इसको बिग क्रंच भी कह देता है वो, कि एंट्रोपी, हाँ मान लिया कि बिग बैंग के साथ एंट्रोपी बढ़ रही है, लेकिन वो बिग क्रंच में आके कन्वर्ट हो जाएगी आके, और फिर से एंट्रोपी कम कम होने लगेगी, और एंट्रोपी जब कम होने लगेगी तो वास्तव में फिर वो बिग क्रंच बन जाएगा, फिर बॉल, और फिर बॉल के बाद फिर से एक्सपेंशन। तो इसने उसको भी बताया। ठीक है, कुछ क्रिटिसिज्म भी है और सपोर्टिंग
आर्ग्यूमेंट्स की। अब एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि भले ही ये थ्योरीज हैं लेकिन आपको जो ध्यान रखना है वो बिग बैंग का रखना है। क्यों? क्योंकि बिग बैंग यूनिवर्स के बनने तक, यूनिवर्स के बनने से प्लेनेट के बनने तक की हर एक कहानी के बारे में बात करता है। उसमें लिए गए सबूत, उसमें लिए गए साक्ष्य, उसमें लिए गए साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ यूनिवर्स टिल द क्रिएशन ऑफ आवर प्लेनेट, हर एक चीज को समझाते हैं। लेकिन ये सारी थ्योरीज सिर्फ ऊपर ऊपर बात करती हैं यूनिवर्सेस। ठीक है? तो ऑब्जर्वेशन एविडेंसेस, पहली चीज तो ये है कि बिग बैंग के पक्ष में एविडेंस ज्यादा है। सीएमबीआर, रेडशिफ्ट, अबंडेंट ऑफ लाइट एलिमेंट्स। इसके साथ साथ थ्योरेटिकल कंसिस्टेंसी है, ओरिजिन ऑफ गैलेक्सीज को भी समझाती है, लार्ज स्केल स्ट्रक्चर को भी समझाती है, और टेम्पोरल इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स, इन सारी चीजों को समझाता है बिग बैंग। और इसके साथ साथ फ्रॉम ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, इसके बाद ओरिजिन ऑफ गैलेक्सीज, गैलेक्सीज के बाद ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम्स, सोलर सिस्टम्स के बाद ओरिजिन ऑफ स्टार्स, या सोलर सिस्टम बन गया तो स्टार बन गया, ओरिजिन ऑफ प्लैनेट्स। इन दोनों ही चीजों को वो समझाते हैं। हर एक पूरा एक ऑर्डर में है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, गैलेक्सी। ठीक है, पूरा एक ऑर्डर में पूरा समझाता है बिग बैंग। तो ये भी इसका सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस, एविडेंस नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, सबसे स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट जिसका ये है कि फ्रॉम क्रेव, क्रडल क्रेव, हर एक चीज को समझा। ठीक है? और इसके साथ साथ एक चीज और हम लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तरीके से याद रख लेते हैं कि जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी की सारी चीजें, आज की दोनों ही थ्योरीज बिग बैंग थ्योरी के सामने एक चैलेंज बनी हुई है। ध्यान रखिएगा, बिग बैंग थ्योरी कंप्लीट है अपने आप में, बहुत सारी चीजों को समझाती है, लेकिन कुछ सर्टेन उसके क्वालिफिकेशंस, उसकी सर्टेन क्रिटिसिज्म्स भी हैं। ये दोनों ही थ्योरी उन क्रिटिसिज्म को बेस बना के अपने आप को डिफेंड करते हुए पूरी की पूरी यूनिवर्स को समझाने की कोशिश करती है। इसमें से साइक्लिक यूनिवर्स थ्योरी थोड़ा सा बेहतर समझा पाती है एज कम्पेयर टू स्टडी यूनिवर्स थ्योरी। तो बिग बैंग के बाद फिर साइक्लिक यूनिवर्स एंड देन स्टडी यूनिवर्स थ्योरी। तो आज हम लोग ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की जितनी भी रिलेवेंट थ्योरीज और इंपॉर्टेंट थ्योरीज थी उन सबको डिस्कस कर लेने के बाद ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बाद ओरिजिन ऑफ प्लैनेट तक का जो सफर है वो कैसा रहा। इस चीज को आगे के लेक्चर्स में समझेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी की सारी चीजें जो इस प्लेटफॉर्म की मदद से समझाई जा रही हैं तो आपको बेहतर समझ में आ रही हैं। इसके साथ साथ यदि कहीं कोई भी कमी आपको समझ में आ रही है तो आपके सुझाव के लिए कमेंट बॉक्स 100% ओपन है। आपके सुझाव पर काम करने की पूरी टीम कोशिश करेगी, हम सब उस पर काम करने की कोशिश करेंगे यदि कोई भी कमी का सामना आप सबको करना पड़े। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद, जय हिंद।